नमस्कार। इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। सबसे पहले बात संसद में सेंध की। संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पहला बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में जो हुआ उसके पीछे की वजह बेरोजगारी और महंगाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों के चलते देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस घटना के पीछे भी यही कारण है। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने भी उन पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी के बयानों पर लोग हंसते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कभी इन पर राजनीति नहीं हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपरिपक्व नेता है। इस घटना का मकसद सिर्फ संसद को आतंकित करना था। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। वो एक ऐसे युवा नेता है जो कई चीजें कह जाते हैं, समझे ना। वो पार्लियामेंट में उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए कुछ लोग, उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए कुछ लोगों ने वो छलांग मारी है और वो कहते हैं इसका कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ऐसे किसका कारण क्या होता है, इसमें मैं क्या करूं? अब वो टिप्पणी देते हैं, लोग हंसते हैं, अब क्या करें। Rahul Gandhi comes out and shamefully justifies what has happened on 13th of December by saying that this kind of incident has taken place because there is unemployment and price rise in the country. मतलब आप 3 चुनाव क्या हारे, आप इस प्रकार के तर्क और कुतर्क देंगे एक ऐसी घटना पर जिसका केवल एक ही मकसद था कि पार्लियामेंट को, देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर को किसी प्रकार से आतंकित किया जाए, और उसको भी जायज ठहराने का काम आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है। दिस इज द मोस्ट शेमफुल एंड रिडिक्यूलस पैरेलल दैट कुड हैव बीन ड्रॉन। संसद की सुरक्षा में सेंध डालने वाला छठा आरोपी महेश कुमावत भी आज गिरफ्तार कर लिया गया। महेश पहले से पुलिस हिरासत में था, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में उसकी भूमिका समझने की कोशिश कर रही थी। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को डिकोड करने के बाद ये साफ हो गया कि महेश भी इस मामले में आरोपी है। ललित और महेश इंस्टाग्राम पर भगत सिंह फैन पेज बनाकर क्रांति के नाम पर देश के युवाओं को उकसा रहे थे। अब पुलिस महेश के इंस्टाग्राम को खंगाल रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बताया कि महेश कुमावत भी इस मामले में बाकी आरोपियों जितना ही भागीदार है। सभी 6 आरोपी काफी लंबे समय से ये साजिश रच रहे थे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं चौथी बार के विधायक उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि भिंड के अटेर से विधायक हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने इस चुनाव में शिवराज सरकार में मंत्री रहे अरविंद भदौरिया को हराया था। सिंघार झारखंड गुजरात चुनाव में सह प्रभारी भी रह चुके हैं। पंजाब पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। आज पंजाब में 2 एनकाउंटर हुए। पहला एनकाउंटर मोहाली में हुआ, जहां चेक पोस्ट से भाग रहे 2 बदमाशों पर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों पर रंगदारी और लूट के कई मामले दर्ज हैं। मोहाली के बाद पटियाला में भी एक एनकाउंटर हुआ। पटियाला में एनकाउंटर के दौरान गैंगस्टर मलकीत चिट्टा के पैर में गोली लगी। वो 6 मर्डर केस में वांटेड है। पुलिस को देखकर चिट्टा ने भागने की कोशिश की और फायरिंग भी की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। उसके पास एक कंट्री मेड पिस्टल और कई कारतूस बरामद हुए हैं। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੱਲਾ ਸੀ ਜੀ ਐਂਡ ਇਹਨੇ 3 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਤਲ ਦੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਤ੍ਰਿਪੜੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 2 FIR ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ। प्रिया और अश्वजीत गायकवाड़ का मामला प्यार और धोखे की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें रिश्ते की बुनियाद झूठ पर टिकी थी और जब झूठ का सामना सच से हुआ तो सब कुछ बिखर गया। प्रिया जब भी अश्वजीत के साथ अपने रिश्ते और उस रात के खौफनाक वाकये को याद करती है तो शब्दों में दर्द छलकने लगता है। चंद रोज पहले तक प्रिया की आंखों में चमक थी, होंठों पर मुस्कान थी, खुशहाल जिंदगी के सपने थे। जिससे प्यार किया उसके साथ जिंदगी बिताने की ख्वाहिश थी। लेकिन अब दर्द है, आहें हैं, गुस्सा है, क्योंकि सब कुछ बिखर चुका है। प्रिया खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन प्रिया का कहना है कि जिस अश्वजीत के लिए उनका दिल धड़कता था उसी ने उन्हें ये दर्द दिया है। प्रिया बताती हैं कि वो और अश्वजीत 4.5 साल से रिश्ते में थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। प्रिया का कहना है कि अचानक उस पर ये राज खुला कि अश्वजीत शादीशुदा है। प्रिया कहती हैं उन्हें इस बारे में पता ही नहीं था। मेरा नाम प्रिया सिंह है। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ 4.5 साल का रिलेशनशिप था और वी वर इन कम्प्लीटली लव विद ईच अदर। उस दिन रात को वो मैरिड था और मुझे पता नहीं था पहले। अश्वजीत के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए प्रिया की आंखें छलकने लगती हैं और गला भर आता है। वो बताती हैं कि अश्वजीत ने उन्हें बताया कि उसका तलाक हो चुका है, यकीन दिलाया कि वो केवल उन्हीं से प्यार करता है और साथ रहना चाहता है। मुझे मालूम पड़ा तो उसने बोला कि हम सेपरेट हो गए हैं, मेरा डिवोर्स हो गया है, आई वॉन्ट टू मैरी यू ओनली, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपसे ही शादी करनी है। ये सब चीज़ें उसने की है। मैं उसके साथ रह रही थी बहुत टाइम से। फिर प्रिया उस रात को याद करती हैं जब उनके साथ खौफनाक वाकया हुआ। वो बताती हैं कि उस रात वो अश्वजीत से मिलने गईं। वो अपनी पत्नी के साथ था। मैंने उसे अचानक अपनी पत्नी के साथ देखा। वो बताती हैं कि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। प्रिया का कहना है कि उन्होंने अश्वजीत से बात करने की कोशिश की। प्रिया के मुताबिक इस पर अश्वजीत ने उन पर गुस्सा उतार दिया। वहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। मैं उसको मिलने गई रात को तो वो अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया। मैंने कभी ये सब देखा नहीं था तो वो शॉक में मैं उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज़ मुझसे बात करो बाहर आकर के, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया। वहाँ पर हमारी लड़ाई झगड़े हुए, गाली गलौज हुआ। प्रिया और अश्वजीत की कहानी में रिश्तों का त्रिकोण नजर आता है। एक ऐसा रिश्ता जिसकी बुनियाद झूठ पर रखी गई और जब सच सामने आया तो सब कुछ खत्म हो गया। अंजाम यह है कि प्रिया जख्म लिए अस्पताल में है और वो रिश्ता इस कानूनी कागज के पुर्जे में सिमट गया है। ये उस FIR की कॉपी है जिसमें अश्वजीत का नाम दर्ज है। ठाणे से अनिल शुक्ला, NDTV इंडिया के लिए। मुंबई की एक खबर सभी को हैरान और सावधान कर रही है कि घर में लगा CCTV कितना खतरनाक हो सकता है। 21 साल के एक यूट्यूबर के घर में लगे CCTV कैमरे को हैक कर किसी अज्ञात शख्स ने यूट्यूबर का न्यूड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले में FIR दर्ज हुई है। घर पर लगे ऐसे CCTV कैमरे अगर आपने भी लगाए हैं तो जरा सावधान हो जाएं। डिजिटल अपराधियों की करतूत आतंक मचा रही है। इससे जुड़ी एक हैरान करने वाली खबर मुंबई के इस बांद्रा वेस्ट पुलिस स्टेशन से आई है, जहां 21 साल के एक युवा यूट्यूबर ने अज्ञात साइबर क्रिमिनल के खिलाफ FIR दर्ज की है। पीड़ित की पहचान छुपाते हुए पुलिस ने बताया कि 17 नवंबर को किसी ने यूट्यूबर के CCTV कैमरे को हैक किया और उनका न्यूड वीडियो वायरल कर दिया। मामले की जानकारी 9 दिसंबर को हुई। अपनी शिकायत में यूट्यूबर ने बताया कि उसने अपने घर के अंदर सुरक्षा के मद्देनजर CCTV कैमरा इंस्टॉल कराया था। इसमें से एक कैमरा उसने अपने बेडरूम में लगवाया। 9 दिसंबर को पीड़ित के एक दोस्त ने उसे कॉल किया और बताया कि कपड़े बदलते हुए उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूड क्लिप को किसी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था जो वायरल हुआ। पुलिस को शक है कि काम किसी जानने वाले का हो सकता है। हालांकि इसकी जांच सभी एंगल से की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में IPC की विभिन्न धाराओं और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। घर में सिक्योरिटी के लिए लगाए गए CCTV को इंटरनेट की जरूरत होती है। अगर ये वाईफाई से कनेक्टेड हो तो साइबर अपराधी आपके वाईफाई पर हमला करता है।
अगर आपने सीसीटीवी सिस्टम के लिए कमजोर पासवर्ड का इस्तेमाल किया है तो हैकर्स आसानी से इसमें सेंधमारी कर सकते हैं। साइबर क्राइम के कई मामले देख रहे वकील विजेंद्र जाबरा बताते हैं कि हाल के दिनों में ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं। जरूरी है सिक्योरिटी के लिए कि एक घर में इतना ज्वेलरी रहती है, घर में कैश रहती है और कौन आया कौन गया, हर एक आदमी, आज छोटी फैमिली में लोग निर्भर रहते हैं, सिंगल फैमिली में रहते हैं और सब सिंगल फैमिली में हर एक आदमी काम करता है। उसमें मोस्टली ऐसा होना चाहिए कि वो कैमरे हॉल में होने चाहिए या किचन तक होने चाहिए, बेडरूम तक कैमरे नहीं होने चाहिए। ये कैमरा अगर हैक हो गया तो आदमी की इज्जत भी खराब हो जाएगी। आम लोग जो सुरक्षा के लिए ऐसे कैमरे लगवाते हैं वो इस खबर से हैरान हैं। कारोबारी कुमार जैन कहते हैं कि इस खबर ने इतना परेशान किया है कि कैमरे के कारण अब अपने ही घर में वो असुरक्षित महसूस करते हैं। आजकल डिजिटल क्राइम यानी साइबर क्राइम का ज़माना है। आजकल साइबर क्राइम बढ़ रहा है। अपने घर में सीसीटीवी लगाता है, उसको उसके जो पासवर्ड्स है, उसकी सिक्योरिटी फीचर्स को हाई रखने चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, कभी किसी के घर पे अगर ऐसे कोई सिक्योरिटी जैसे कि हैक हो जाती है किसी की सीसीटीवी फुटेज, तो उसको तुरंत पुलिस में उसकी शिकायत करनी चाहिए। आधुनिक दौर में तकनीक की ताकत इतनी बड़ी है कि उसे बनाने वाले इंसान ही उससे पीड़ित हो रहे हैं। बदलते दौर में अब ज्यादा सावधानी ही एकमात्र उपाय है। मुंबई से कैमरामैन संदेश बैकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय नौसेना अरब सागर में लुटेरों के चंगुल में फंसे माल्टा के एक जहाज को बचाने के लिए आगे आई है। 14 दिसंबर को नौसेना को अलर्ट मिला था, जिसके बाद मदद के लिए नौसेना ने अपना एक युद्धपोत अदन की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज MV रुएन की मदद के लिए भेजा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईजैक हुआ जहाज कोरिया से तुर्की की ओर जा रहा था, तभी उसे हाईजैक कर लिया गया। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने एनडीटीवी से कहा कि 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भगवान राम की मूर्ति का काम पूरा हो गया है, गर्भगृह भी बनकर तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले वकीलों और मजदूरों को भी आमंत्रित किया जाएगा। एनडीटीवी के जरिए राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने अपील करते हुए कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या आने से बचें। 23 जनवरी से आम लोग दर्शन के लिए आ सकते हैं। चंपत राय से बात की हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने। एक शख्स जिन्होंने पूरे राम मंदिर आंदोलन को देखा और साथ ही अब 22 तारीख को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सारा जिम्मा संभालने वाले चंपत राय जी, जो विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं और साथ ही मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महामंत्री भी। सर, 22 तारीख की क्या क्या तैयारियां हैं? 22 तारीख को राम जन्मभूमि और बनने वाले नए मंदिर में रामलला का नया विग्रह स्थापित किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। दोपहर के 12 बजे के लगभग ये कार्य होगा। मूर्ति लगभग बनकर तैयार हो गई है। जिस स्थान पर मूर्ति को स्थापित करना है वो मंदिर का गर्भगृह तैयार हो गया। सर, बहुत सारे लोग देश भर से तैयारी करके बैठे हैं कि पहला दिन होगा, यहाँ पहुँचेंगे। आप लोगों से क्या अपील करेंगे? लोग आएँ या ना आएँ, किस तरह से देखें? मेरा समाज से अपील है, 22 जनवरी को मत आइए। कब आ सकते हैं लोग, आम लोग? 22 जनवरी को अपने गांव, अपने मोहल्ले के मंदिर में आनंद उत्सव मनाइए। दिन में 10 बजे एकत्र होइए, भजन कीर्तन करिए, मंदिर में करिए। जहां आ रहते हैं उसके निकटतम नियरेस्ट टेम्पल में करिए। मंदिर को छोटा और बड़ा में विभाजन मत करिए। किस देवी देवता की मूर्ति है, मंदिर को विभाजन मत करिए। जो देवी देवता मौजूद हैं उसी की पूजा आरती करिए। टेलीविज़न लगाकर पास पड़ोस की जनता को दिखाइए। दूरदर्शन यहाँ से सब डायरेक्ट रिले करेगा। आरती करिए, प्रसाद बांटिए। रात को सूर्यास्त के बाद अपने घर के बाहर कम से कम 5 दीपक जलाइए।
देश के लाखों गांवों में, लाखों मंदिरों में मेरी दृष्टि मंदिर पर है। मंदिर जगाओ, मंदिर जगाओ, मंदिर हमारी सब प्रकार की गतिविधियों का केंद्र बने। धन्यवाद। सर, आम लोग कब से दर्शन कर पाएंगे? आम लोग 23 तारीख से कर पाएंगे। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, दर्शन के लिए खुल जाएगा। करीब 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी। जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है, राम मंदिर ही नहीं बल्कि राम मंदिर के मिनिएचर मॉडल्स की भी मांग बढ़ रही है, खासकर उपहार लेने और देने के लिए। पूरा देश अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर संगम नगरी प्रयागराज में राम मंदिर के करीब 1 लाख मॉडल बनाए जा रहे हैं। हर कोई आस्था के केंद्र राम मंदिर के इस मॉडल को अपने घर में विराजमान करना चाहता है। बहुत से लोग इसे तोहफे में भी देना चाहते हैं। ये मॉडल हूबहू राम मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है और लगातार इसके ऑर्डर बढ़ते ही जा रहे हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। जहाँ पे 100 पीस का ऑर्डर होता था, आज वहाँ पे 1000 पीस का ऑर्डर हो रहा है। मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। कई साइजेस हैं, पहले छोटे, बड़े, लार्ज, इस तरह की सारी चीज़ें बन रही हैं। और कुछ लाइट्स वाले भी हैं, आप देख रहे हो सामने, जैसे उसमें लाइट का भी अरेंजमेंट कर रखा है। हम लोगों का बनारस, गोरखपुर, इन शहरों में बन रहा है। इलाहाबाद में मैं हूँ ही। असेंबलिंग मेन क्या है कि इस तरह की जो कारीगर हैं वो थोड़ा सा मिलना दिक्कत हो जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में राम मंदिर के मॉडल बनाने के लिए वाराणसी और गोरखपुर से पाइनवुड बोर्ड मंगाए जा रहे हैं और फिर प्रयागराज में इन्हें असेंबल किया जा रहा है। इन्हें बनाने में लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। फिनिशिंग ऐसी है जो सबका मन मोह ले रही है। लगातार बढ़ती डिमांड के चलते कर्मचारियों को ओवर टाइम करना पड़ रहा है। 22 जनवरी के डेट के आने के बाद से केवल बनारस ही नहीं, अपितु अगल बगल के जिले, यहाँ तक कि बम्बई, कलकत्ता से भी अपने पास ऑर्डर आ रहे हैं। और हर संस्था वाले 100, 200, 500 पीस करके ऑर्डर दे रहे हैं। लाखों पीस के ऑर्डर हैं और जिनको पूरा करने के लिए रात दिन अपनी पूरी की पूरी टीम लगी है। लेकिन अब तो ऑर्डर कई छोड़ने भी पड़ रहे हैं क्योंकि पूरा कर पाना संभव नहीं हो पा रहा। राम मंदिर के मॉडल की लगातार बढ़ती मांग से इस तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स की मांग में भी उछाल आया है, जिससे कारोबारियों और कर्मचारियों को काफी फायदा हो रहा है। प्रयागराज से नितिन गुप्ता और वाराणसी से हिमांशु शेखर के साथ तनिष्क पंजाबी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव बीत गया, लेकिन उस चुनाव में गंभीरता से उठा एक मुद्दा आज भी जिंदा है, महादेव ऐप का। ऑनलाइन सट्टेबाजी का उस मामले के एक मुख्य आरोपी रवि उप्पल को मुंबई पुलिस ने दुबई से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल है कि दूसरा आरोपी सौरभ चंद्राकर कहां है। इसका जवाब जानने से पहले आप उसकी विलासिता भरी शादी की रंगारंग तस्वीरें देखिए, जो दुबई से थोड़ी दूरी पर ही हुई थी। सौरभ चंद्रकार की शादी की इस भव्यता से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महादेव ऐप से इस शख्स पर किस तरह काली कमाई बरसी होगी। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इसी साल फरवरी में सौरभ चंद्रकार ने यूएई के हेरिटेज सिटी रास अल खैमाह में शादी की, तो वहां बॉलीवुड के तमाम सितारे उमड़ पड़े थे। बॉलीवुड की मशहूर गायिका नेहा कक्कड़ ने अपने गीतों से समा बांधा, तो दूसरे तमाम फिल्मी सितारे डांस पे चांस मारते रहे। इनमें टाइगर श्रॉफ और सनी लियोनी से लेकर राहत फतेह अली खान समेत बॉलीवुड के 14 सितारे पहुंचे थे। जिस विशाल पैलेस में शादी हुई, उसकी भव्यता को देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि यह जगह भी इस धरती पर है। और तो और जिस सौरभ चंद्रकार पर काले धन से काली कमाई का संगीन आरोप है, यहाँ उसने महादेव पर भी नृत्य, गीत, संगीत का कार्यक्रम रखा। अब आप समझ सकते हैं कि जिस शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च की बात आ रही है, उस आदमी ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप से कितनी काली कमाई की होगी।
यूएई में जाकर 200 करोड़ रुपए अपनी शादी पर उड़ा देने वाला सौरभ चंद्राकर कुछ साल पहले तक भिलाई में जूस की दुकान चलाता था, लेकिन ईडी का आरोप है कि वो सट्टेबाजी के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का भी काम करने लगा। लेकिन जब तक सुरक्षा एजेंसियों के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचे, वो देश से बाहर चला गया। दुबई शहर यानी चकाचौंध। दुबई शहर जहां रातें दिन से भी ज्यादा चमकीली होती हैं। दुबई शहर जहां जिंदगी में मौज मस्ती है। दुबई शहर जहां की रंगीन दुनिया में पैसों का बोलबाला है। उस दुबई शहर में एक ऐसे शख्स की अक्सर रंगीन महफिलें सजती थी जो 5 साल पहले तक छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में जूस बेचता था। उसी शख्स की दुबई से 120 किलोमीटर दूर एक प्राचीन शहर में शादी हुई, जो इतनी विलासिता, चकाचौंध और ग्लैमर से भरी हुई थी कि उस पर 200 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। जहां बॉलीवुड की कई हीरोइनें अपने हुस्न और अदा के साथ थिरकती रहीं, इस तामझाम और तड़क भड़क में लगने वाली दौलत के पीछे वो महादेव ऐप काम कर रहा था, जिसकी चर्चा छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा गूंजी। आपको मैं गारंटी देता हूं, महादेव सट्टेबाजी घोटाले में भाजपा दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। कोई कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, कितना ही चमरबंदी क्यों ना हो, आपके बच्चों को बर्बाद करने वाले ऐसे लोगों को जेल जाकर के जिंदगी पूरी करनी पड़ेगी। सट्टेबाजी के इस ऑनलाइन ठिकाने ने जूस की एक दुकान चलाने वाले और एक टायर बेचने वाले को रातों रात अरबपति बना दिया। ये सारी कहानी महादेव ऐप की सट्टेबाजी से निकलती है। इस मामले में तैयार हुई चार्जशीट में नाम तो कुल 14 लोगों के हैं, लेकिन इसके मुख्य किरदार 2 ही हैं। एक सौरभ चंद्राकर, जिसकी भिलाई में जूस की दुकान थी, और दूसरा रवि उप्पल, जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और जिसकी टायर की दुकान थी। भिलाई की इसी जूस की दुकान पर बैठकर सौरभ चंद्राकर सट्टे पर पैसा लगाता और लगवाता था। इसमें उसका साझीदार रवि उप्पल था। कोरोना के दौरान भिलाई से ही सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने ऑनलाइन बैटिंग ऐप शुरू किया, जिसका नाम रखा गया महादेव ऐप। उस ऐप से कमाई ऐसी बरसी कि दोनों करोड़ों में खेलने लगे। फिर दौलत का नशा इनके दिमाग पर नाचने लगा। कहां तो महीने में कुछ 1,000 कमाने वाले अचानक महादेव ऐप के चलते इस तरह कमाने लगे कि महीने में 450 करोड़ रुपए उनकी जेब में आने लगे। ये पैसा उनके सिर चढ़कर बोलने लगा। और इसका सबसे बड़ा प्रदर्शन इसी साल फरवरी में दिखा, जब सौरभ चंद्राकर की शादी हुई। सौरभ चंद्राकर ने संयुक्त अरब अमीरात के प्राचीन शहर रास अल खैमाह में शादी की। उसके खिलाफ चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि उसकी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसके परिजनों और करीबी रिश्तेदारों को लेकर जाने के लिए नागपुर से प्राइवेट जेट का इंतजाम किया गया। साथ ही वहां एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम हुआ। उन कार्यक्रमों की तस्वीर जो चार्जशीट में ही दिखाया गया था। एनडीटीवी को सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक उस शादी समारोह में करीब 14 फिल्मी सितारे पहुंचे थे। उस शादी में जितना खर्च हुआ, उतनी ही उसकी धूम भी मची। लेकिन धूम में महादेव ऐप की कारगुजारियों का ऐसा धमाका हुआ जिसने कईयों को धड़ाम से गिरा दिया। रायपुर में जुल्फिकर के साथ मुंबई से सुनील सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
पिछले दिनों जब महादेव ऐप के दफ्तरों पर छापे पड़े, उससे जुड़े लोगों और प्रमोटर्स के ठिकानों तक जांच एजेंसियां पहुंची, तब जाकर पता चला कि ये ऑनलाइन सट्टेबाजी कैसे हजारों करोड़ों के घपले घोटाले का सबब बनी हुई है। ये शख्स जूस बेचता था, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग ऐप महादेव के जरिए इतने पैसे कमाए कि करोड़ों के वारे न्यारे चुटकियों में करने लगा। ये आदमी टायर की दुकान चलाता था, लेकिन महादेव ऐप ने इसकी भी ऐसी किस्मत चमकाई कि भिलाई के इस शानदार अपार्टमेंट में इसका आशियाना बन गया। लेकिन भिलाई और रायपुर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के लिए कुछ थे ही नहीं। उनकी आंखों में पैसे की हवस इतनी थी जो दुबई की चकाचौंध से कम पर खत्म ही नहीं होने वाली थी। और वे दुबई पहुंच भी गए, जहां महादेव ऐप से रातों रात आए बेहिसाब पैसे को इन्होंने पानी की तरह बहाना शुरू किया। इनके खिलाफ दायर चार्जशीट के मुताबिक पिछले साल सितंबर में सट्टेबाजी से कमाए पैसे से ही फिल्मी सितारों को बुलाकर दुबई में एक रंगारंग कार्यक्रम हुआ। वह कार्यक्रम महादेव गेमिंग ऐप की सक्सेस पार्टी के लिए था। उस कार्यक्रम में आने वाले फिल्मी सितारों का पेमेंट सट्टेबाजी के ही पैसे से हुआ। साथ ही होटल के खर्चे से लेकर एयर टिकट तक सब कुछ सट्टेबाजी के पैसे से ही चुकाया गया। ये भी खबर है कि उस सक्सेस पार्टी में कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा भी गए थे। लेकिन इस मामले में जांच पड़ताल हुई तो दुबई में बैठे सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल तक ईडी की आंच पहुंच रही है। भाई उसके बेसिक लेटर में जिक्र ये है, जो पैसा उसके पास से पकड़ा गया है वो उसको डिनाई कर रहा है। वो कह रहा है कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरे गाड़ी में रख करके चले गए और मैं शुभम सोनी ने मुझे बोला था कि रायपुर चले जाओ, रायपुर में तुम्हें गाड़ी एयरपोर्ट में मिलेगी और फिर तुम फलां होटल चले जाना। मैं वहाँ गया और वहाँ मेरी गाड़ी में कुछ बैग ला के रखे गए, फिर मैं होटल में चेक इन कर गया और ये सारी बातें उसने कही हैं। लेकिन ये अपनी जगह है। 5,39,00,000 रुपए जो है उसमें से कुछ राशि उस गाड़ी में से मिली है और कुछ राशि उसके घर में से मिली है। तो ये जो कहानियाँ वो बना रहा है ये ठीक है, जब ट्रायल के समय इसकी सच्चाई क्या है क्या नहीं पता लगेगी। और पॉलिटिशियंस के नाम को लेकर के उसने उल्लेख किया है कि भाई मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है और क्या कहते हैं कि पैसा मुझे शुभम सोनी ने दिया। वैसे तो ईडी की चार्जशीट में कुल 14 लोगों का नाम है और उन पर 6 एफआईआर दर्ज हैं। इस मामले में धड़ाधड़ छापे भी पड़े। 21 और 23 अगस्त को छापे में 2,16,51,250 रुपए नकद और गहने के रूप में बरामद हुए। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक 8 सितंबर को विकास छपारिया और ए शाह के ठिकानों से 272 करोड़ से ज्यादा रकम बरामद हुई। उसी दिन गोविंद केडिया और नितिन तिवरवाल के यहां से 18 लाख नकद और 12,98,60,000 रुपए के गहने और दूसरी चीजें बरामद हुई। इसी तरह 8 से 15 सितंबर के बीच महादेव ऑनलाइन बुक के दफ्तर से 5,74,22,120 रुपए जब्त हुए। इतनी बड़ी रकम की जब्ती से इतना तो साफ है कि मामला सिर्फ ऑनलाइन सट्टेबाजी का ही नहीं है, बल्कि इसमें हवाला का काला खेल भी जुड़ा है। इस मामले में ईडी पहले ही कुछ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन असल सवाल यह है कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल कानून के नीचे कब आएंगे और कब ये पता चलेगा कि महादेव ऐप के पीछे कितनी बड़ी बड़ी ताकतें लगी थीं। एनडीटीवी के लिए रायपुर से जुल्फिकार के साथ मुंबई से सुनील सिंह की रिपोर्ट। वैसे तो 1.5 साल पहले ही सट्टेबाजी में धांधली की आहट सुनाई पड़ने लगी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों हुए चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उछाला तो ये बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन गया। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने करीब 1.5 साल पहले सटोरियों पर कार्रवाई शुरू की तो उसमें करीब 450 सटोरिये गिरफ्तार हुए। उसी पूछताछ और धरपकड़ में यह भी पता चला कि ऑनलाइन सट्टा का खेल भी धड़ल्ले से चल रहा है। फिर 7-8 महीने पहले ईडी ने कार्रवाई शुरू की तो महादेव ऐप का नाम सामने आया। उस समय तो यह मामला खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन बीच चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल पर महादेव ऐप के संबंधों का आरोप लगा दिया। उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। ऐसे आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री को एक दिन भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। फिर ईडी ने इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के परिवार वालों से पूछताछ की, लेकिन उनके खिलाफ कुछ भी मिला नहीं। खुद मुख्यमंत्री बघेल ने आरोपों की बंदूक केंद्र सरकार की ओर तान दी। एक तो महादेव को बंद नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी बात उनको जो संचालक को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ लेन देन हुआ है इन लोगों का। दरअसल महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के साथ क्रिकेट और टेनिस जैसे खेलों पर भी सट्टा लगाता है। साथ ही चुनावों पर भी ये दांव आजमाने वालों के लिए एक ऑनलाइन माध्यम है। इसमें ट्विस्ट तब आया जब शुभम नाम के एक शख्स ने दुबई से एक वीडियो मैसेज जारी किया कि महादेव ऐप का मालिक वही है और उसने ही मुख्यमंत्री तक पैसे पहुंचाए थे। कंप्लेन वगैरह भी होने लगा तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ अपना काम बढ़ाओ। शुभम के बयान पर राजनीति तो गर्म हो गई थी, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसमें बेहद गंभीर छानबीन की जरूरत है ताकि सच्चाई सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।